हेलो स्टूडेंट्स, मैं यतेंद्र बड़ौनिया आप सभी का स्वागत करता हूं नवांकुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम 11th फिजिक्स को स्टडी कर रहे हैं और इसमें हम यूनिट 3 को 5 पार्ट्स में कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो इसमें हम पार्टिकल्स का जो सिस्टम होता है, जो कोई भी कण होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, वो बहुत सारे कण आपस में मिलते हैं और एक सिस्टम बना लेते हैं, एक निकाय बना लेते हैं। तो इसको स्टडी करेंगे और साथ ही इस यूनिट में हमें स्टडी करना है रोटेशनल मोशन, किस तरह से घूर्णन गति होती है। जैसे आपने अपने व्यवहारिक रूप जीवन में बहुत सारे इसके उदाहरण देखे होंगे, जैसे पंखे की गति होना। इसके अलावा हम जो कैसेट्स का यूज़ करते हैं उसमें रोटेशनल मोशन होता है, जो झूला है वो रोटेशनल मोशन करता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम इस सेंटर ऑफ मास को स्टडी करने वाले हैं। चलिए तो हम समझते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को। तो ये वीडियो आपको नवांकुर विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। डिजी लेसन्स पर सारे वीडियोस के लिंक दिए गए हैं, तो आप उसे भी अपने मोबाइल में स्टोर कर लें, जिससे आपको स्टडी में कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। तो किसी पिंड अथवा कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर उस पिंड अथवा कणों के निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है। यानी जहाँ पर टोटल मास सेंटर्ड होगा उसे हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ मास कहेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक निकाय है। अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, ये निकाय बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना होगा। यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को n ले लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर हम देखें तो इन सभी पार्टिकल्स का एक ऐसा पार्टिकल होगा जहाँ पर हम इस पूरे के पूरे मास को सेंटर्ड मान सकते हैं। तो इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे निकाय में एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर पूरा का पूरा मास कैसा रहता है? सेंटर्ड रहता है, केंद्रित माना जा सकता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो ये आपको बात समझ में आई होगी। चलिए तो हम अगली स्लाइड पर मूव करते हैं। तो इसमें है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम। हमें द्विकण निकाय के लिए दो कणों का, द्विकण निकाय यानी दो कणों का, टू पार्टिकल सिस्टम, दो कणों का एक निकाय है और उसके लिए हमें सेंटर ऑफ मास की क्या पोजीशन होगी ये बताना है। तो यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इसमें ये एक
ओरिजिन है जिसमें हमने ओ से रिप्रेजेंट किया, और ये एक एक्सिस हो गया जिसको हमने एक्स एक्सिस ले लिया। यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट है ए एंड बी, और इन पर जो मास है वो है m1 एंड m2। ओरिजिन से पहले ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो x1 है, दूसरे ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो x2 है। इनके बीच में कहीं हमें सेंटर ऑफ मास C मिल रहा है, तो ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है उसको हमने C से रिप्रेजेंट कर लिया। तो ये तो हुई डायग्राम की बात। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर ये जो C है ये सेंटर ऑफ मास है, तो क्या होना चाहिए, इस पॉइंट पर मास इनटू सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस इक्वल टू होगा इस पॉइंट पर मास इनटू इसका डिस्टेंस, तभी तो ये सेंटर्ड रह पाएगा। तो हमने क्या किया, जो m1 था इसके सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस को ले लिया, यानी हम लिख सकते हैं m1 इंटू CA, और इसी तरह लिख सकते हैं m2 इंटू CB। CA का डिस्टेंस देखें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस x1। इसी तरह CB का डिस्टेंस देखें तो इसे क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x। यहाँ से हमने क्या किया, x की वैल्यू बना ली, तो वो क्या बनती है, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारी पोजीशन निकल के आ जाती है सेंटर ऑफ मास की, कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होना चाहिए। अगर 3 कणों के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, x3 और बढ़ जाएगा। तो फॉर्मूला हो जाता है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अगर ये y एक्सिस पर होता तो y के टर्म में फॉर्मूला रख देते। अगर यहाँ पर n पार्टिकल्स होते तो ये सीरीज कहाँ तक चली जाती, n तक चली जाती। और अगर ये किसी स्पेस में होता तो हम z का और यूज़ कर सकते थे। यानी फॉर्मूला एक ही है, ये सभी उसके बढ़ाए गए रूप हैं। अब इसके बाद आता है सेंटर ऑफ मास की गति, यानी जो सेंटर ऑफ मास है ये फिक्स नहीं होता है, ये निश्चित नहीं होता है, इसका प्लेस भी बदलता रहता है। तो यहाँ पर हमने इसको r के टर्म में लिखा है, तो 1/m हम लिख सकते हैं m r इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस एंड सो ऑन mn rn। तो यहाँ पर जो अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टोटल मास लिख सकते हैं नेक्स्ट सिस्टम का। तो इसको हमने कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर लिया। इस m को यहाँ पर हमने इनटू कर दिया, तो ये वैल्यू बन जाती है। हमने दोनों साइड क्या किया, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीसन कर दिया, तो हमें मिलता है डेल्टा t डेल अपॉन d/dt mr। ऐसे यहाँ पर आ जाता है d/dt m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस एंड सो ऑन प्लस mn rn। तो यहाँ पर m जो मास है उसका डिफ्रेंसीसन नहीं होगा, तो इसमें हमने क्या किया, सभी में से m को बाहर कर दिया। बाकी अगर देखें तो क्या बचा, dr/dt दिस इज वेलोसिटी, dr1/dt दिस इज आल्सो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, dr2/dt दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल। तो ये एक वेलोसिटी के टर्म में फॉर्मूला आ गया। हम लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी इक्वल्स टू मोमेंटम, तो हम लिख सकते हैं p इक्वल्स टू p1 प्लस p2 प्लस एंड सो ऑन प्लस pn। तो यहाँ पर वेलोसिटी है, मोमेंटम है, वेलोसिटी है यानी क्या हो रहा होगा, मोशन कर रहा होगा सेंटर ऑफ मास। तो इस तरह हमें ये पता चला कि सेंटर ऑफ मास के लिए जो लीनियर मोमेंटम होता है वो अलग अलग पार्टिकल्स के लीनियर मोमेंटम के वेक्टर सम के इक्वल होता है। चलिए तो अगली स्लाइड पर मूव करते हैं। अगर हम इसी को और आगे ले जाना चाहते हैं तो हमने क्या किया, ये जो हमें इक्वेशन मिला था अभी इक्वेशन 2, इसको हमने दोबारा से डिफ्रेंसीसन किया और t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीसन करते हैं। यहाँ पर m का जो डिफ्रेंसीसन है वो होना नहीं है, तो हम m को बाहर कर देते हैं। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो हम इसके प्लेस पर एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, यानी d v/dt, इसके प्लेस पर हमने
ए लिख दिया, dv1/dt इसके प्लेस पर a1। इसी तरह बाकी की वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स। फाइनली हमें बोला एफ वेक्टर इक्वल्स टू f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन प्लस fn वेक्टर। यानी जो फोर्स है वो जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी के पर अप्लाइड फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होता है। तो इसके बाद हम समझते हैं कि विभिन्न जो जियोमेट्रिकल शेप होते हैं उनके लिए सेंटर ऑफ मास की क्या पोजीशन होती है। तो अगर हम किसी छड़ को लेते हैं, किसी रॉड को लेते हैं, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ होता है, उसके मिडिल पॉइंट पर होता है। जैसे ये एक रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, इसका जहाँ भी मिड पॉइंट होगा वहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास रहेगा। अगर एक डिस्क को लें, डिस्क कैसी होती है, ऐसी होती है, अंदर से कैसी होती है, ये सॉलिड होती है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, जहाँ पर इसका सेंटर होगा वहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। अगर हम खोखले या ठोस गोले की बात करें तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके जो भी जियोमेट्रिकल सेंटर होता है उस पर होता है। बेलन को अगर लें तो उसके मध्य अक्ष का जो मध्य बिंदु होता है उस पर होता है। जैसे ये एक बेलन है तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये इसका एक्सिस है तो इसका जहाँ पर भी मिड पॉइंट है। अगर शंकु की बात करें तो शंकु के लिए कहाँ होगा, तो शंकु के अक्ष पर आधार से h/4 उच्च हाइट पर होता है। जैसे ये एक शंकु है, ये एक शंकु है, ये इसका एक्सिस है, ये इसका अक्ष है। तो कहाँ होगा, ये इसका बेस है तो इससे कितने हाइट पर, h/4 यानी यहाँ पर कहीं ये होगा। अगर ये कैसा है, खोखला है तो h/3 हाइट हो जाती है। यानी खोखला होने पर और ठोस होने पर शंकु के लिए जो द्रव्यमान केंद्र वो बदल जाता है। क्यों, क्योंकि इसके मास चेंज हो जाते हैं, ऊपर ज़्यादा कम मास होता है, नीचे ज़्यादा मास होता है। जबकि अगर गोले को देखें या बेलन को देखें तो उसमें इस तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद अगर हम किसी वलय को देखते हैं, रिंग को देखते हैं, तो उसका जो सेंटर होता है वहीं पर उसका सेंटर ऑफ मास होता है। अगर हम किसी पटल को देखते हैं, त्रिभुजाकार पटल है, तो उसके जो मध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है जहाँ पर उसके मध्यिकाएं आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वहाँ पर उसका सेंटर ऑफ मास होता है। अगर वर्गाकार है, आयताकार है, समांतर चतुर्भुजाकार है, तो इन सब के विकर्ण जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। अगर घन है, क्यूब है, तो इसके जहाँ विकर्ण एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो ये कुछ शेप्स थे जिनके लिए हमने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को देखा। जनरली ऑब्जेक्टिव में ये पूछे जा सकते हैं। अगर हम आगे देखें तो एक डेरिवेशन है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड। तो एक रॉड हमें बताई गई है जिसको हमने ए बी से रिप्रेजेंट किया है। इसकी जो लंबाई है वो टोटल L है। तो इस पॉइंट पर लंबाई स्टार्ट कर रहे हैं तो दिस इज 0 और इस पॉइंट पर इसको हम L ले लेते हैं। तो इसका हमने एक छोटा सा पार्ट लिया dx, इसका जो मास है उसको हम dm ले लेते हैं। ए पॉइंट से इस तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने x से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ। अगर इसकी यूनिट लेंथ में हम मास को देखें तो मास क्या होगा, मास अपॉन लेंथ यानी m/L। dx लेंथ में मास को देखेंगे तो क्या होगा, m/L इंटू dx। तो ये एक फार्मूला है। यहाँ पर हमने क्या किया, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो हमने dm के प्लेस पर रखा m/L इंटू dx। यहाँ पर m/L का इंटीग्रेशन होगा नहीं तो m/L को बाहर कर देते हैं। इंटीग्रेशन में बचेगा x dx। ये फार्मूला हमें पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx इक्वल्स टू होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इस फार्मूले का हमने यहाँ पर यूज़ किया और फार्मूले का यूज़ करने के बाद हमें ये मिल जाता है x² अपॉन 2। लिमिट क्या है, 0 to L।
इसी तरह यहाँ पर 1 है तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इक्वल्स टू होता है x। तो ये हो जाएगा x। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो पहले अपर लिमिट रख देते हैं तो x के प्लेस पर l आ जाएगा, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो x के प्लेस पर 0 हो जाएगा। इस तरह हमें ऊपर मिलता है l²/2 - 0, नीचे मिलता है l - 0। तो 0 को तो हटाया जा सकता है, तो l²/2/l, l से l एक बार कैंसिल हो जाता है, m/l से m/l कैंसिल हो जाता है। फाइनली हमें मिलता है x = l/2। l क्या था, इस रॉड की लेंथ थी। l/2 का मीनिंग क्या होगा, l/2 का मीनिंग होगा इसका कहीं ना कहीं मिड पॉइंट। यानी अगर हम एक यूनिफॉर्म रॉड लेते हैं तो उस यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, उसके मिड पॉइंट पर होता है। तो इस तरह आज की क्लास में हमने सेंटर ऑफ मास को समझा, किस तरह उसका मोशन होता है, और यूनिफॉर्म रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास की क्या पोजीशन होती है उसको देखा। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।